नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज वैसे तो बुधवार है और हमारा साहित्य कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को होता है, लेकिन आज मैं एक विशेष कार्यक्रम के रूप में आज का रचना धर्मिता कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आज के इस मंच पर उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर सादर आमंत्रित किया है डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह को, जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, कथाकार हैं और पत्रकार हैं। और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं जब डॉक्टर साहब को इस मंच के साथ जोड़ देता हूं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत के दौरान वो सब कुछ पता चलेगा। वैसे आप जानते हैं कि इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। अभी जब वो समारोह होगा उसमें उनको विधिवत रूप से व्यक्तिगत रूप से वो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, जी नमस्कार, जी नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब मेरे इस मंच के लिए। ये बहुत हर्ष का विषय है और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप व्यस्त रहते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ आप भी मीडिया में हैं, पत्रकार हैं और मैं भी मीडिया में काम कर चुका हूँ। और मीडिया की अपनी क्या क्या व्यस्तताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, क्या क्या एंगेजमेंट होती है, तो मैं तो भली भांति जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आप तो बहुत समय पहले से आकाशवाणी से डॉक्टर साहब जुड़े रहे हैं, तो पुरानी यादाश्त है, पुरानी यादें हैं आपके साथ, तो हम बातचीत में वो साझा करेंगे हमारे मित्रों से। लेकिन इस बीच में डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूंगा, हमारे आकाशवाणी के वरिष्ठ मित्र सदानंद मिश्र जी जुड़ गए हैं, यही गुरुग्राम से हैं। रमेश चंद्र शुक्ल जी आप कानपुर से जुड़े हैं, गौरी कुमारी जी जुड़ गई हैं और अब हमारे साथ मित्र अब जुड़ने शुरू हो जाएंगे जब आपका कार्यक्रम अब ये लाइव आ रहा है। तो आपका डॉक्टर साहब स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपका संक्षिप्त सा परिचय दे दूं, आपसे दो शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, ये मेरा सौभाग्य है। और सभी जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा प्रणाम। फिर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस मंच के माध्यम से, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के माध्यम से आपको बहुत बहुत आत्मिक और हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। आपको इस वर्ष साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और जो हमारा साहित्य जगत है उसके लिए। और डॉक्टर साहब उस पुस्तक के बारे में सबसे पहले दो शब्द आपके साथ आपसे सुनना चाहूंगा। आपको क्या लगा, क्यों आपको ये पुरस्कार मिला है? ये थोड़ा सा मेरा सीधा सवाल है आपके साथ। पुरस्कार तो क्यों मिला है इस पर मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये चयन समिति जो भी जिन लोग बैठे वो शायद उनकी सदाशयता है। मैं तो जानता भी नहीं था कि उस समिति में कौन लोग हैं और मेरी किताब पहुंची है नहीं पहुंची है, क्योंकि साहित्य अकेडमी का आपको तरीका पता है। मुझे भी आखिरी समय में पता चला जब वहां से फोन आया। बाद में मुझे पता चलता था कि कई बार मेरी पुस्तकें साहित्य अकेडमी में, चाहे सिर्फ बाल साहित्य के लिए नहीं, बड़ों के साहित्य के लिए भी मेरी पुस्तकें जाती रही हैं। वो बाद में मुझे पता चलता है, क्योंकि उनका एक अलग व्यवस्था होती है जिसके तहत वो चयन करते हैं किताबें, जो भी क्राइटेरिया है। तो इस बार तो मुझे जब घोषणा होने से पहले, मतलब या पहले घोषणा कर दी उन्होंने, वहीं से साहित्य अकेडमी से फोन आया, तब मुझे पता चला। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी पुस्तक वहां पहुंची भी है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी 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 धन्यवाद।
अब जहां तक इस पुस्तक के बारे में बात है, ये असल में विज्ञान कथा है, ये उपन्यास है। हालांकि उन्होंने कहानी के रूप में उसको कहा कि ये कहानी है नहीं। इसमें अलग अलग चैप्टर हैं जिनके शीर्षक हैं, तो उनको लगा होगा कि ये कहानी संग्रह है। और ये उपन्यास है, ये मेरा चौथा उपन्यास है जो कि एनबीटी ने छापा है, और बच्चों के लिए चौथा विज्ञान कथा है। विज्ञान कथाओं का थोड़ा हिंदी में अकाल सा भी है, और जो विज्ञान कथा के नाम पर चीजें लिखी जा रही हैं उसको लेके थोड़ा मेरे मन में असंतोष भी रहता है। और उसके बारे में मैं कई जगह बात भी कर चुका कि जो साइंस फिक्शन जिसको कहते हैं, वो वास्तव में हिंदी में लिखा नहीं गया है, बहुत कम लिखा गया है। तो इस पर कभी हम बात करेंगे। साइंस फिक्शन को लेके मेरे मतलब एक असंतोष है। मैंने एक मंच से कहा, फिर लोगों ने, फिर कुछ पत्रिकाओं में भी लिखा कि साइंस फिक्शन वास्तव में होता क्या है, और हमारे यहाँ जो चल रहा है वो या तो साइंस की फैंटेसी है, जो थोड़ा बहुत साइंस फिक्शन है वो साइंस फैंटेसी है, नहीं तो विज्ञान लेखन है। जैसे विज्ञान पढ़ाने के लिए जो विज्ञान की टेक्स्ट बुक में चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको कहानी में ढाल के विज्ञान पढ़ा रहे हैं आप। तो ये किताब इस अर्थ में साइंस फिक्शन है कि ये वास्तव में है। ऐप नाम से आप देखा होगा कि एक ऐप है, एक वैज्ञानिक जो है वो ऐप बनाता है, और वो ऐप बनाता है बच्चों के लिए शिक्षा के मकसद से कि उस ऐप के जरिए किसी भी आदमी के कैरेक्टर को बदला जा सकता है। जैसे मैं हूं, मुझे अगर उसको बच्चे को जानना है कि अकबर क्या था, तो उसमें अकबर के सारे कैरेक्टर आदमी में डाले जा सकते हैं। उसके उसमें बदलाव हो जाएगा, वो बिल्कुल उसी तरह से अकबर की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। तो उसके बच्चे के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वो एक तरह से अकबर को महसूस करेगा। तो वो ऐप, लेकिन वो जिस व्यक्ति ने बनाया, वो व्यक्ति उस ऐप को अप्रूवल नहीं मिल पाता है, तो उसको हार्ट अटैक होता है, चला जाता है। तो उसका जो पोता है वो सोचता तो है कि इसको मैं जरूर वो कराऊंगा। आजकल जितनी कंपनियां विदेशों में किसी कंपनी को देंगे, अप्रूव कराएंगे, और इसको, क्योंकि बहुत बड़ा है। लेकिन वो फिर उसके प्रायोगिक ढंग से उसके इस्तेमाल में गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी यूं हो जाती है कि वो ऐप, मतलब उस मोबाइल, कोई मोबाइल ही चोरी हो जाता है, फिर वो उस ऐप की वजह से कहीं से कनेक्ट होता है, और जिसकी वजह से पूरे भारत भर की, मतलब पूरे देश की जो संचार व्यवस्था है ठप पड़ जाती है। ना बैंकिंग सिस्टम काम करता है, ना आपके मोबाइल फोन, ना रेडियो, मतलब किसी भी तरह का संचार माध्यम काम करना बंद कर देता है। फिर वो अफरा तफरी मचती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना में सब कुछ रुक गया, तो एक कोरोना जी की भी जी। छाया उसमें नजर आती है कि पूरी दुनिया एक तरह से रुक जाए, संचार व्यवस्था ठप पड़ गया। तो आप सोच लीजिए कि कुछ नहीं कर सकते, फिर अफरा तफरी मचती है कि पता नहीं हमारा बैंक में जमा पैसा भी सुरक्षित है कि नहीं, हमारी कंपनी का डाटा सुरक्षित, तो तमाम तरह की आशंका है। तो इसमें खेल चलता है, एक तरह का वैज्ञानिक खेल है। तो थोड़ी रोचक चीज है, तो हो सकता है कि साहित्य अकेडमी में जो लोग बैठे उनको पसंद आया होगा। बस यही। एक्चुअली मैं इसी पुस्तक के बारे में सुनना चाह रहा था। अभी इस पर आगे हम आपसे और चर्चा करेंगे, क्योंकि बाल साहित्य पर, इस विषय पर चर्चा करना बहुत अनिवार्य है डॉक्टर साहब। ये हमें देखना है कि बच्चों के लिए कितना लिखा जा रहा है। एक तो होता है ना बच्चों के लिए लिखना और उनको एजुकेट करना। जैसे आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, ये ऐप इस तरह से कहानी घड़ के और उपन्यास के रूप में एक रोचकता इसमें आ गई है। और दूसरा कंसर्न ये है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं विशेषकर, और बच्चों को क्या चाहिए साहित्य के माध्यम से, उस पर लिखना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए, ये मेरा थोड़ा सा फर्ज है आपको बताना। और जो हमारे साथ मित्र हैं, संतोष रैना जी जुड़ गई हैं, विजय संदेश जी, प्रेमवदा पांडे जी, आप जुड़ गई उत्तर प्रदेश से, रितु माथुर जी, और पारुल शर्मा जी, भरत दास जी, बहुत अच्छे कवि हैं खुद। बाकी लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सौभाग्य। आप थोड़ा सा, मैं ये चाहूंगा, जो सूर्यनाथ सिंह हैं, तो बचपन में क्या थे, कैसे आपका जीवन बीता है, किन गलियों में, किन कूचों में, और किस तरह से आपने जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती है, थोड़ा बहुत संक्षिप्त में उसको याद करिए।
जी डॉक्टर साहब। थोड़ी सी समस्या लग रही है डॉक्टर साहब। जी 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 जी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी मेरा हाँ। तो जी मेरा बचपन तो क्या है, मैं बिल्कुल शुद्ध रूप से ग्रामीण व्यक्ति हूँ। आज भी हाँ मुझे ग्रामीण कह सकते हैं, क्योंकि मुझे खेती करना आता है। हर तरह की खेती में खेत में काम कर लेता हूँ खूब अच्छी तरह से। तो मेरा तो बिल्कुल, और मेरा गांव बिल्कुल पिछड़ा किस्म का गांव, ऐसा कि जहाँ सड़क भी धूल भरी, गर्मियों में वो, हमारे बचपन में तो जो बैलगाड़ी चलती थी वो लकड़ी लकड़ी का पहिया होता था जिस पर लोहे की फाल लगती थी। तो जब वो जी गाड़ी जी चलती थी कच्ची सड़कों पर तो वो काट के धूल मिट्टी बनाती थी। फिर जब बारिश होती थी तो धूल जो है कीचड़ बन जाता था। तो आने जाने की भी सुविधा नहीं थी। इस तरह के गांव में मैं पला बढ़ा हूँ। और शुरुआती मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई, शुरुआती। उसके बाद मैं आ गया इलाहाबाद। इलाहाबाद मैंने ग्रेजुएशन तक वहाँ क्रिश्चियन कॉलेज है, एक इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, जो बहुत पुराना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी पुराना है। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुई मेरी। तो मैं कुल मिला के एक ग्रामीण संस्कार लेकर शहर में आया। तो पहले तो मैंने भोजपुरी से हिंदी ठीक से बोलना सीखा। हिंदी हम्म। भी ठीक से बोलना नहीं आता था। जो हमारी पढ़ाई लिखाई हुई वो ज्यादातर भोजपुरी भोजपुरी माध्यम से, एक तरह से। तो अच्छा मैं अच्छा। हाल हाँ, हालांकि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो साइंस की हुई। 12वीं तक मैंने साइंस पढ़ी और मैं साइंस का ठीक विद्यार्थी था। मतलब मैथमेटिक्स तो ऐसी मेरी बढ़िया थी कि 2 नंबर कम हो जाए तो मुझे डांट पड़ती थी। तो लेकिन अ, पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी, अंग्रेजी का कुछ चलन नहीं था। अंग्रेजी तो शहर में आके थोड़ा जो काम चलाने की मजबूरी की वजह से सीखना समझना हो गया, या पढ़ते लिखते जो नंबर पाने के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में है तो जाना। तो इस तरह के वातावरण में मेरा पालन पोषण हुआ। वहां अच्छा, से मैं आपने आया। आपने तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया है और फिर जी जेएनयू से आपने डॉक्टरेट किया है। तो ये जी। किस तरह के शिफ्ट कैसे हो गया कि आप तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी कर सकते थे, या ऐसी बात नहीं बन हाँ पाई? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं करना भी चाहता था, इलाहाबाद में छोड़ना किसी भी रूप में नहीं चाहता था। एक तरह से कहते हैं ना कि आपके उसमें खून में कोई शहर बस जाता है, तो वो इलाहाबाद मेरे खून में बसा हुआ था। और बल्कि मैंने पीएचडी के लिए मेरी पूरी तैयारी थी दूधनाथ सिंह के साथ काम करने की। लेकिन क्या मेरे बात जीवन में क्या है कि अब मेरे जीवन में लोग मुझे बनाने में, मैं कुछ नहीं, जो होता गया वो सब दूसरे लोगों ने मुझे बनाया है। वो बड़ा दिलचस्प है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब दूसरों ने मुझे बनाया है। लिखना पढ़ना सब कुछ दूसरों की कृपा से ही है। तो दूधनाथ सिंह ने कहा कि देखो तुम यहाँ मत करो, तुम जेएनयू चले जाओ। मैंने कहा कहाँ जाऊंगा। हालांकि हमारे एक मित्र जो बहुत परम मित्र हैं, वो पहले आ गए थे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में, और उन्होंने मुझे एक बार बुलाया था, आ जाइए हंसराज कॉलेज में। उन्होंने एमए में मेरा एडमिशन भी करा दिया, लेकिन मैं 15 दिन रह के भाग गया। मुझे जी दिल्ली जी। बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन दूधनाथ सिंह ने जबरदस्ती मुझे कहा कि तुम चले जाओ वहां और वहीं से एनरोल हो जाओ। कोई, जबकि वो उनके साथ में पीएचडी के लिए एनरोल होना चाहता था। तो जो सिनॉप्सिस मैंने तैयार की थी, विषय विषय क्या वही लिया था सिनॉप्सिस। आपने डॉक्टरेट का? तब मैंने उस समय तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए लिया था वो ये था कि प्रगतिशील आलोचना और नामवर सिंह का आलोचना साहित्य। जी जी जी। तो वही लेके चला यार। नामवर जी यहाँ चेयरपर्सन थे जेएनयू में। जब उसमें जेएनयू में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, टेस्ट में पास कर गया था तो एक वाइबा होता है। वाइबा के लिए जब मैं आया तो मुझे जेआरएफ मिल चुका था जब मैं एमए करते करते। तो यहाँ आया तो मेरा वैसे भी क्लेम बनता था। तो नामवर जी उठ के चले गए वाइबा में से। बाकी लोग पुरुषोत्तम अग्रवाल, केदार जी,
ये लोग बैठे और वाइवा वाइवा हुआ मेरा। चयन हो गया तो इस तरह से मैं दिल्ली में अ, आ गया। और दिल्ली ने वो जायसी का एक पद है कि दिल्ली असन्नी बहुर देसु, मतलब दिल्ली में जो आ गया वो उसको दिल्ली छोड़ती नहीं है, यहाँ से कोई मुक्ति नहीं पाता। तो वैसे मैं दिल्ली में आया तो मैं यहीं कहो के रह गया। तो मैं तो दिल्ली को अजगर समझता रहा जब मैं भी दिल्ली आया था 1983 में। तो मैंने कहा जी। अजगर जैसी दिल्ली है, ये निगल लेती है फिर छोड़ती नहीं है। तो तो जी। हाँ, तो इस तरह से दिल्ली में आ गया। लेकिन दिल्ली पसंद आए ना आए, दिल्ली में असल में भाग दौड़ है, बहुत है, इसलिए भी बहुत सारे लोगों को पसंद। लेकिन दिल्ली एक मामले में मैं कहूंगा कि दिल्ली ने बहुत मेरे जो आयाम विकसित नहीं हुए थे वो जेएनयू ने और दिल्ली ने विकसित किए। ये बहुत अच्छी और बात है वो। निश्चित, जी जी। हाँ, वो अवसर मुझे इलाहाबाद में नहीं मिलता। न वो आयाम में, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत सारी मैं कह रहा था कि लोगों ने मुझे बनाया है। तो जब मैं जेएनयू में आया तो मैंने बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ाई कर, साहित्य तो मैं खूब पढ़ा हुआ था, और मैं अच्छे खासे जो यहाँ लोग पढ़ के आए हुए थे, जिन लोगों का एडमिशन हुआ था, बहुत सारी किताबें जब चर्चा होती थी तो मैं पढ़ के आया हुआ था। क्योंकि नियमित रूप से इलाहाबाद में रहते हुए कोई ऐसी शाम नहीं गई हो जब मैं इलाहाबाद में हूँ और रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी में लग गया हूँ। वहां का मैं मेंबर था, 2 किताबें इशू कराना और वहां बैठ के 2 घंटे पढ़ना, ये मेरा, तो बहुत साहित्य पढ़ चुका था। जब मैं यहाँ जेएनयू आया तो मैंने हिस्ट्री और सोशल साइंस पढ़ना, क्योंकि मैं तो इसके पहले साइंस का स्टूडेंट था। तो हिस्ट्री और सोशल साइंस, क्योंकि मेरा जो रूममेट थे वो मतलब रिनाउंड हिस्टोरियन है आज के टाइम में, तो उन्होंने मेरी दिशा थोड़ी बदली कि हिस्ट्री भी आपको जानना जरूरी है, तो हिस्ट्री पढ़ो और सोशल साइंस पढ़ो। तो सोशल साइंस और हिस्ट्री के, तो हिंदी का मैं स्टूडेंट जरूर था, लेकिन हिस्ट्री और सोशल साइंस के जो लोग थे उनके बीच मेरी मित्रता थी। तो वहाँ लाइब्रेरी में क्या है कि हिस्ट्री और सोशल अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। हमारा सेक्शन शायद आठवें आठवें फ्लोर पर था, हिंदी वाला। तो आठवें फ्लोर के बजाय मैं ग्राउंड फ्लोर में और बेसमेंट में बैठना शुरू कर दिया और वहाँ हिस्ट्री और सोशल साइंस की किताबें पढ़ता था। तो एक अलग नया 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 आयाम। फिर मनोविज्ञान पढ़ा, बहुत सारी चीजें जो कि हम, मैं इलाहाबाद में रहता तो शायद नहीं पढ़ पाता। तो ये दिल्ली का बहुत सारी देन है, उसको इस तरह से हम खारिज भी नहीं कर सकते। नहीं अच्छा, कि दिल्ली, साहित्य के प्रति फिर कैसे आपकी दिलचस्पी बढ़ी फिर? मैंने सुना है कि आपको पहले पहले कविताएं लिखने का शौक पैदा हुआ है। कुछ शुरुआत में जी, कुछ कविताएं लिखी आपने? हाँ, कविताओं से ही शुरुआत हुई। मैं, ये रोग तो लग गया था हाई स्कूल में ही मुझे। हाई स्कूल तक मैंने रामधारी सिंह दिनकर की सब किताबें पढ़ ली थी। हालांकि गांव में ये सब सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मैंने बताया, जो हमारे एक मित्र हैं आनंद कुमार सिंह, जो मेरे सहपाठी थे, उनके पिताजी प्रिंसिपल उस स्कूल के थे, तो उनको इन चीजों में रुचि थी। वो इलाहाबाद भी उनका आना जाना होता, तो किताबें बहुत ले आते थे। तो उनके सौजन्य से मैं, ये हमारे यहाँ श्याम नारायण पांडे थे, उनकी हल्दी घाटी वगैरह मैं हाई स्कूल में पढ़ चुका था। रामधारी सिंह दिनकर की, चूंकि वो एक उम्र होती है जिसमें वीर रस की कविताएं बड़ा आपको, और राष्ट्र प्रेम जी का जी जो जी। थोड़ा वो जिसमें होता है। जोश तो और उमंग हो, ऐसी ऐसी हाँ, बातें। जी हाँ, जी जी। तो ये होता है। और गांव में रहते हुए क्या था कि जो दिखाई देता है हमें रोजगार का अवसर, वो फौज सबसे आसान लगती है। तो वो एक, वो भी था कि हमें फौज में ही जाना है, तो उस तरह से भी। लेकिन इनको पढ़ते पढ़ते, और आनंद कुमार सिंह खुद कविताएं उस समय लिखते थे, तो मुझे लगा कि हम भी लिख सकते हैं। तो कविता का रोग वहीं से लगा। तो पता चला कि हम गणित का सवाल हल कर रहे हैं, साइंस, फिजिक्स मेरी अच्छी थी, केमिस्ट्री बहुत खराब थी। केमिस्ट्री ने मुझे, साइंस से विरक्ति का सबसे बड़ा कारण मेरा केमिस्ट्री थी। तो लेकिन उसमें कविता भी चलती रहती थी हमारी। हम्म। तो रोग वहीं से लगा था मुझे कविताओं का, और कविता में लिखता रहा, बहुत समय तक लिखता लेकिन रहा। लेकिन कविताएं से शुरुआत की आपने और बन गए तो कथाकार आप। आपने कहानी संग्रह इतने सारे हाँ, आपके प्रकाशित हो चुके हैं, इतने सारे उपन्यास हुए हैं।
तो ये जो हाँ, विधा आपने इसका परिवर्तन, विधा परिवर्तन कैसे हुआ फिर? आपको क्या लगा कि गद्य लिखना ही आपके लिए सही है क्या? ये असल में मैं जब पत्रकारिता में आया, ये तब ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे कि ये कविता विता मेरे मतलब कोई मैं अच्छा कवि नहीं बन सकता हूँ। असल में क्या है कि जब तक आप अपना मूल्यांकन खुद नहीं करते हैं, क्या बात है। दूसरे तो आप दूसरे तो तारीफ करने वाले लोग जुटा लेंगे। हर आदमी के लिए अपने लाइक माइंडेड श्रोता मिल जाते हैं और प्रशंसा करने वाले मिल जाते हैं। तो आप अगर उनके बीच में फंसे रहेंगे और उस उधर जाएंगे तो कहीं के, तो मुझे खुद ही लग गया कि ये कविता विता मेरे बस का रोग है नहीं। और कविता में बहुत, आज भी मैं अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा अगर साहित्य में कोई पवित्र और सशक्त विधा मानता हूँ तो वो कविता को मानता हूँ। तो अगर मैं लिखता रहा होता कविता तो मैं शायद कोई मेरी पहचान वहचान होती नहीं मुझे। लेकिन ये था कि मैं अ, आदमी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ और अ, मैं उसको उतार सकता हूँ कहानी में। तो जब कहानियां लिखनी शुरू, मैंने बहुत बाद में कहानियां लिखने शुरू की हैं। जो पहली कहानी, वैसे तो आप कहिए दो तीन कहानियां पहले भी लिखी थी 2000 से पहले, लेकिन जो 2002 में जो कहानी लिखी वो निश्चित रूप से पॉलिटिकल टोन की कहानी थी, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स नजर नहीं आती है। फिर उसको प्रशंसा मिली, फिर मुझे लगा कि नहीं, कहानी ही मेरी विधा है। तब मैं कहानी की तरफ उतरा। और दूसरी बात, बाल कहानियों के लिखने का तो अ, पूरा श्रेय प्रकाश मनु को जाता है। क्या बात है। उन्होंने उन्होंने मुझे एक तरह से कहते हैं ना, मुनीम मुनीम होता गांव का, उन्होंने वसूली करके कहा कि नहीं, कहानी आपको नंदन के लिए देनी है। मैंने कहा कि कभी हम्म। लिखा नहीं बाल साहित्य में, कैसे वो करूंगा। बोले आप याद करो, बचपन में कहानियां सुनी होगी, उनसे वो करो। तो पहली कहानी, अब एक तरह से नैतिक दायित्व समझते हुए पहली जो कहानी मैंने उनको लिख के दी, वो छापी भी, वो चोरी चोरी की हुई थी। चोरी की हुई यूं कि बचपन में पिताजी से जो कहानी सुनी हुई थी उसको मैंने थोड़ा सा वो रिक्रिएट किया और किया आपने। रिक्रिएट किया और वो किया, उनको पसंद आई। उसके बाद मनु जी, प्रकाश मनु और क्षमा शर्मा, दोनों जब भी उनका कोई विशेषांक निकले, कुछ भी हो, 2 महीने 3 महीने देर हो जाए, तो वो कहानी की मांग करें। फिर मेरे बच्चे छोटे थे, वो बड़ा वाला बेटा बिना कहानी सुने सोए नहीं, तो मैं पंचतंत्र की इधर उधर की कहानियां जो सुनाता था। फिर मुझे लगा कि मैं जो कहानियां क्यों न इसी को सुनाऊं और उसको लिखूं। तो उसको, तो कहानियां उसको पहले सुनाता था, बच्चों को सुना के जब उनको अच्छी लगती थी, लगता था कि हाँ ठीक है कहानी। तो इस तरह से बाल बाल कहानियां लिखी। बाल कहानियां बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ही संग्रह है मेरे। बाल उपन्यास जरूर 4 है, एक 5वां छप रहा है जो कि कृत्रिम मेधा पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, जो एनबीटी छाप रहा है, वो एक अलग है। उसका भी मैं कहता हूँ कि उसको भी लिखवाने का श्रेय जाता है। मैंने कुछ भी अपने ढंग से, अपने उस ढंग से कुछ भी नहीं किया है, सब दूसरों ने करवाया। तो अच्छा। इस बाल साहित्य लिखने का और साइंस फिक्शन लिखने का श्रेय जाता है बिपिन चंद्रा को, जो कि हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन थे। बिपिन चंद्रा ने जेएनयू में मुझे जानते थे, जब वो एनबीटी के चेयरमैन बने तो एक दिन बुलाया मुझे, और उन्होंने हम्म। देखा कि बांग्ला बांग्ला से मैंने अनुवाद किया है हिंदी में एनबीटी के लिए, बुलाया वो सब। तो उन्होंने कहा कि तुम सुना है कि बाल कहानियां लिखते हो। मैंने कहा जी लिखता तो हूँ। बोले कि हमारे लिए क्या लिख सकते हो एनबीटी के लिए, और वो एनबीटी के चेयरमैन। मैंने कहा कि साइंस फिक्शन लिख सकता हूँ आपके लिए। बोले कितना हम्म। लिख सकते हो। अब मैंने कहा कितना, कोई फोटोकॉपी मशीन। तो मैंने उनसे, इस तरह का संवाद था, बड़े ही सरल व्यक्ति और इतने थे कि आप अच्छा। मतलब मजा आ जाता था। मैंने कहा कोई फोटोकॉपी मशीन तो हूं नहीं, लिख दूंगा तो आपको दे दूंगा। तो उनके रहते मैंने एक किताब लिखी, बर्फ के आदमी, जो उनके रहते जो छपी थी, जो बाद आपका की वो किताब। काफी लोकप्रिय रहा वो। जी जी जी। हाँ, तो पता नहीं क्यों लोकप्रिय रहा, जो जबकि मैं उसको मानता हूँ कि वो मेरी शुरुआती पहला उपन्यास बाल साहित्य का था। उसके बाद जो लिखा मैंने
वो एंजॉय करते हुए लिखा। तो उधर ले जाने का श्रेय भी, बाल साहित्य की तरफ ले जाने का श्रेय इन्हीं दो लोगों को मैं देता हूँ। एक तो प्रकाश मनु को और दूसरे विपिन चंद्रा को। तो इन लोगों की वजह से मैंने बाल साहित्य लिखना शुरू किया। तो आपको ये जो आपको लगा ना, एक तो आप सामान्य साहित्य जो कहानियां उपन्यास लिखते रहे, साथ में जो आपने कहा कि इन दो व्यक्तियों के कारण आपको बाल साहित्य में आना पड़ा, तो ये जो चेंज जी ओवर था, या मैं कहूँगा कि ये जो एक परिवर्तन था, तो आपको कितना जी अपने आप में चुनौतीपूर्ण लगा? ये तो आपको कुछ कठिनाई तो हुई होगी। देखिए, भाषा के दृष्टिकोण से, जी विचार के दृष्टिकोण से, और जो विषय वस्तु है जो बच्चों के हाँ, लिए लिखना है, उसको हम्म। ध्यान में रखते हुए तो आपको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ा होगा। जी बिल्कुल, पहली कहानी जैसे मैंने बताया ना, मुझे कठिन था। पहली कहानी जो लिखी मैंने, निश्चित रूप से उसको मैं चोरी मानता हूँ। तो वो निश्चित रूप से कई दिन तक सोचते रहा, मैं सोचता रहा किस तरह से लिखना चाहिए। बहुत सारी कहानियां, बाल कहानियां पढ़ गया और ये हुआ, लेकिन उसके बाद से मुझे कठिनाई इसलिए नहीं आई कि फिर मैंने बच्चों को पढ़ना शुरू किया। मैं असल में जो जो भी लिखता हूँ मेरे साथ बड़ा अजीब है। मैं किताबें पढ़ी हैं, शौक है पढ़ने का, पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आदमी को पढ़ता हूँ कि आदमी के जो कैरेक्टर हैं, मेरे लिए हर आदमी एक कैरेक्टर है। जैसे क्या आपसे मैं बात है! बात कर रहा हूँ, आप मेरी स्मृति में दर्ज हो रहे हैं, और वो कब कहाँ किस रूप में किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ मिक्स हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं बहुत सारे आदमियों को मिला के एक कैरेक्टर बना लेता हूँ। वाह जैसे वाह, पता क्या चला कि बात है! आपके आपके बोलने का ढंग है, किसी के चलने का ढंग है, किसी के उठने बैठने का ढंग है, किसी के बोलने का लहजा है, वो सब मिक्स करके पता चला कि एक कैरेक्टर मैंने बना लिया। कोई भी कैरेक्टर मेरा स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन लगता है कि ये कोई। तो वैसे ही मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले तो मेरे ही बच्चे थे, उनको ऑब्जर्व करना, उनकी दैनिक जो गतिविधियां थी, तो पहले उनके मनोविज्ञान को समझा मैंने कि ये क्या है। आमतौर पर मैं आपको बताऊं इस मंच से, आमतौर पर बाल साहित्य का जो मैंने देखा कि जो एक बना बनाया खांचा सा हो गया है। खांचा सा कि जैसे फॉर्म होता है, नाम, पिता का नाम, पता, वो चीजें भर दी जाती हैं, उसी तरह से बाल साहित्य का एक बड़ा रूढ़ सा, एक प्रोफार्मा सा बन गया है। उसी तरह से कहानियां लिखी जाती हैं कि सोनू पार्क में खेल रहा था, वहां उसकी बॉल खो गई, फिर वो, तो एक कुछ समस्या डाल दो, फिर वो कर दो, अंत में एक उपदेश दे दो। तो बच्चों को आप उपदेश जो देते हैं ना, वो सबसे खतरनाक काम है। क्या बात! बच्चे उपदेश नहीं चाहते हैं। कोई भी बच्चा, हम जब छोटे थे तो हम उपदेश नहीं चाहते थे। सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चीज चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चा करता है। बच्चा करता है। फिर उसके मनोवैज्ञानिक आयाम हैं, उनको देखना पड़ेगा कि बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, हर बच्चा झूठ बोलता है, ये इसको स्वभाव में है। हमारे कृष्ण बोलते थे, भगवान हाँ भाई, कृष्ण सही कितना बात। झूठ बोल रहे, जी जी उनकी जी। चोरी की घटनाएं हैं। तो देखिए, सूरदास ने बच्चे का मनोविज्ञान को पकड़ा, और ये स्वाभाविक है। बाद में आप जब फ्राइड को पढ़ेंगे या युंग को पढ़ेंगे, तो ये एक मनोवैज्ञानिक आपके विकास को भी दर्शाता है। वो बच्चा विकसित ही नहीं हो सकता जो आपसे, जो झूठ नहीं बोल रहा है। सब जानते हैं, माता पिता सब जानते हैं कि इस बच्चे ने चोरी से मिठाई खाई है, चॉकलेट खाया है, स्कूल में जाके जो इसको पैसे दिए गए थे उसमें से कुछ वो चूरन चाट खाया है। सब माता पिता को सब पता है। वो पूछते हैं, बच्चा झूठ बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं खाया। ये उसके डेवलपमेंट को भी दिखाता है, मानसिक विकास उसका हो रहा है, ये स्वस्थ है बच्चा। आप ये सब सारी चीजें आप क्यों सिखा रहे हो उसको? आप उसके मनोवैज्ञानिक चीजों को पकड़िए ना। तो ये चीजें मैंने देखी और मैंने कहा कि उपदेश देना ठीक नहीं। बच्चा, आप देखिए कि बच्चा हमसे, जहां हम सोच रहे हैं कि उसको बच्चा मान के सोच रहे हैं, वो बच्चा, वो खुद बड़ा होके ये कर रहा है। कोई बच्चा अपने आप को छोटा मानता ही नहीं है। आप उसको सलाह दीजिए छोटे बच्चे को कि बेटा,
एक राय देता है। और मैंने देखा कि हमारे बच्चे हमको बहुत सारी अच्छी सलाह देते हैं। हमारा कई बार ध्यान आकर्षित होता है कि अरे इस दिशा में तो हमने सोचा ही नहीं। तो बच्चे के उस पक्ष को क्यों नहीं, तब आप उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं। उसका एक खिलंदड़ा मन है, उस खिलंदड़े मन को समझिए, उस वैसे अपनी भाषा में प्लेफुलनेस लाइए। बस उसके जीवन में जो घटित हो रहा है उसको लगे कि हाँ ये मेरे साथ घटित हो रहा है, वो परोस परोस दीजिए, काम खत्म। तो ये, हालांकि अब ये काम बहुत संतोष की बात ये है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में मैं देख रहा हूँ कि बाल साहित्य काफी समृद्ध हुआ है। और लोगों ने इस दिशा में बहुत बहुत सारे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो कि निश्चित रूप से अच्छा बाल साहित्य लिख रहे हैं और बच्चों के मनोविज्ञान को पकड़ के लिख रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है कि बच्चे की कहानी में बच्चा ही पात्र होगा, ये एक बना बनाया फार्मूला है। बच्चा ही क्यों पात्र होगा भाई, बड़ा क्यों नहीं पात्र हो सकता? वो बड़ों की दुनिया को देख नहीं रहा है क्या? बड़ों की दुनिया को समझ नहीं रहा है? हमारी बदमाशियां, हमारी चालाकियां और हमारी जो बेईमानियां हैं वो खूब अच्छी तरह समझ रहा है। किसी भी छोटे बच्चे से पूछ लीजिए, मोहल्ले के लोगों को के बारे में पता है कि कौन आदमी बेईमान है, कौन करप्ट है, उसको पता है छोटे बच्चे को। तो वो बड़े लोगों का कुछ देख रहा है, तो आप बड़े लोग की कहानी क्यों नहीं उसके सामने, बाल कथा में बड़े लोग क्यों नहीं पात्र हो सकते हैं? तो ये प्रयोग हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। और अब अच्छी बात यह है कि वो जो बाल साहित्य का बना बनाया फ्रेम था वो टूट रहा है, तो ये टूट रहा है, संतोष की बात। वो तिलिस्म टूट रहा है। वो सही बात है, बहुत बढ़िया कहा आपने। अच्छा, नहीं, एक अब आपने देखिए ना, आपने बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं, बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, और साथ में बाल साहित्य भी लिखते रहे हैं। मेरी जिज्ञासा ये आपसे जानने की है कि आपका ट्रैक कैसे चेंज होता है जब आप जो सामान्य साहित्य है, उपन्यास है, कहानी लिखते हैं, और बच्चों के लिए उसके लिए अलग एक अलग ट्रैक चाहिए आपको, अलग मनोविज्ञान चाहिए उसको। तो ये चेंज करने में कुछ आपको कठिनाई आती है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, कोई अलग प्रयास करना पड़ता है क्या? नहीं, असल में मेरे बहुत सारे लोग जो रोज लिखते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रोज बैठ के एक साधना की तरह करते हैं कि नहीं लिखना है, मैं लेखक हूं इसलिए सवेरे उठ के मुझे लिखना ही है। मैं ऐसा करता नहीं हूं, इसलिए मैंने बहुत कम लिखा है। आप किताबों की संख्या के हिसाब से आप ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में मैंने बहुत कम लिखा है। तो जब मैं अनावश्यक नहीं लिखता हूं कि मुझे एक कहानी लिखनी है तो बैठ जाओ और वो करो। बहुत सारे लोग इसी तरह से कहानियां लिखते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। जब वो कहानी मुझसे लिखवा लेती है अपने को, जब वो कहानी चढ़ जाती है क्या बात, क्या बात, या बहुत कोई अच्छी बात। उपन्यास वो चढ़ जाती है, तो फिर मैं वो रहता नहीं हूं। मैं चलते फिरते मैं घर के सारे काम करता हूँ। आपको हैरानी होगी कि मैं घर के सारे काम सुबह से उठ के करता हूँ। कुत्ता घुमाने से शुरू होती है दिनचर्या, और फिर अपना भोजन बनाने से मैं लेके और सारे काम करता हूँ घर का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो काम करते हुए, और सबसे सबसे अच्छा मौका मुझे होता है सोचने का, सबसे क्रिएटिव जो मेरा टाइम होता है जब मैं खाना बना रहा हूँ। छुट्टी वाले दिन, जैसे आज मेरी छुट्टी है, तो मैं, सबको पता है कि आज खाना मैं ही बनाऊंगा। संडे को आमतौर पर खाना मैं ही बनाऊंगा। क्या और बात है। मुझे बड़ा आनंद आनंद आता है खाना बनाने में। और मुझे इस बात का, मतलब झूठा सा घमंड भी है कि मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। तो इसलिए भी हाँ, तो इसलिए भी मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो उस समय बहुत अ, मुझे क्रिएटिव बहुत सारी चीजें आती हैं। या मैं गाड़ी चला रहा हूँ अगर, उस समय मेरा दिमाग चलता है। राजकिशोर जी कहते थे कि ये तो बहुत खतरनाक प्रक्रिया है कि आप गाड़ी चलाते समय कहानी सोच रहे हैं या कुछ, लेकिन ऐसे ही उठपटांग समय है जिसमें मेरी वो कहानी या उपन्यास चल रहे होते हैं। अब मैं गाड़ी चलाते हुए, पता चला कि मैं 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए पहुंच गया, और जहां रेड लाइट आई, कहाँ वो ब्रेक भी लगना क्रॉस है, कर दिया। कहाँ वो सब कुछ, और मैं घर तक चला आया। लेकिन मुझे पता नहीं है, कोई पूछे मुझसे कि कब कहाँ रुके क्या हुआ, तो नहीं पता। तो मेरे साथ विचित्र विचित्र होता है। वो कहानी जब चढ़ जाती है तो वो चढ़ जाती है मेरे ऊपर, वो हर समय रहती है।
और वो लिखवा के, तो इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी कहानी मेरी 2 सीटिंग से ज्यादा में समय नहीं लेती है। मतलब जितना टाइप करने में मुझे टाइम लगता है उतना ही टाइम एक कहानी को मुझे लिखने में लगता है, चाहे वो 8,000 शब्दों की हो, 15,000 की हो। आमतौर पर लंबी कहानियां है। वैसे ही उपन्यास, मतलब चढ़ गया उसका पहला और आखिरी, दो ही चीजें सोच रहा हूँ, बीच की चीजें अपने आप वो शायद कोई सॉफ्टवेयर है जो भर देता है। नहीं तो जी नहीं, जी जी जी, नहीं, मेरी एक जिज्ञासा है, तो ये जो आपने कहा दिया ना कि क्या, देखिए, हाँ कहानी लिखने के एंगल से तो ठीक है, लेकिन आप जी बिना ये सोचे कि रेड लाइट आ गया, कोई कौन सी किस गति से आप जा रहे हैं, तो ये भी तो सही नहीं है ना डॉक्टर साहब। हाँ, ये लोग कहते हैं, लेकिन कहते हैं असल में आपका क्या है ना, दिमाग के आमतौर पर 3 खाने जो लोगों ने बांट रखे हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस, जो 3 खाने बांट रखे हैं, तो उसमें जो मेरा सब कॉन्शियस माइंड है वो शायद वो कहानी कहानी में चल रहा होता है। कॉन्शियस माइंड गाड़ी चलाने में या सब्जी काटने में चल रहा होता है। सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें, सब कॉन्शियस माइंड क्या है उसको लोग समझते नहीं। वो बहुत अच्छी चीज मैं मानता हूँ उसको। सब कॉन्शियस माइंड, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत मुझे महसूस हो सकती है। अब तो मैं नहीं पीता, जैसे सिगरेट पीने वालों का उदाहरण दूं, या इस तरह का व्यसन। अब तो रानी में एक टाइम में पान भी खाया है, सिगरेट भी पिया है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं सिगरेट पीने के लिए नहीं उठ सकता हूं। तो वो मेरी जो इच्छा थी वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। वो है, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगी कॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड को मैं इसलिए वो करता हूँ कि एक एक डब्बा है जिसको मैंने इधर सरका दिया कि ये चीज बाद में करनी है, ये अभी करनी है। तो वो चलता रहता है। ये सबके साथ होता है। मुझे नहीं लगता कि ये मैं कोई अनोखा आदमी हूं जो मेरे साथ ही हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि एक नहीं नहीं, काम जब इसका आप कर रहे होते मतलब हैं। आपकी बातचीत से पता चलता है कि मनोविज्ञान का विषय भी आपने काफी गंभीरता से फॉलो किया है, उसको भी आप हाँ, पढ़ा है ना, पढ़ा है, जी जी मनोविज्ञान जी जी को पढ़ा जी है। जी और जी। मैंने फ्राइड को ठीक ढंग से पढ़ा है, युंग को मैंने ठीक से पढ़ा है। और मनोवैज्ञानिक के जो मनोविज्ञान की जो मनोरोगों पर भी मैंने थोड़ा बहुत जाना है कि लोगों में क्यों विकृतियां आती हैं। मतलब स्वस्थ आदमी भी मनोरोगी हो सकता है, स्वस्थ दिखता है। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत जानने का प्रयास किया है। ये सब चीजें जानेंगे नहीं तो आदमी को समझेंगे नहीं। आप या तो उसको बिल्कुल गलत साबित करेंगे, या बिल्कुल ही पवित्र मान के बिल्कुल उसकी अंधभक्ति में लग जाएंगे। तो विकृतियां को समझना, मनुष्य को समझने के लिए उसकी विकृतियों को समझेंगे, क्योंकि जो आदमी विकृत दिखाई दे रहा है वो किसी वजह से दिखाई दे रहा है, जबकि उसको पता नहीं है। जब आप मनोविज्ञान को समझते हैं हम्म। तो उस आदमी को वास्तव में समझ लेते हैं कि वास्तव में वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। कोई भी व्यक्ति आपको एक शायद ये युंग के ही जीवन का उदाहरण है जो दिया जाता है कि वो एक लिफ्ट में चढ़ रहे थे। उनको 12वीं मंजिल जाना है। चौथी मंजिल पर लिफ्ट रुकती है और एक आदमी चढ़ता है उसमें। वो भी उसको ऊपर जाना है, और भी लोग हैं उसके साथ। वो आदमी 8वीं मंजिल पे जाता है, लिफ्ट रुकती है। वो उतरने से पहले वो युंग के मुंह पे थूक के और चला जाता है। ओहो। हाँ, तो युंग कुछ नहीं करते हैं, अपना रुमाल निकालते हैं, मुंह साफ कर लिया और आ, कुछ नहीं बोला, चले गए। तो जो बगल में आदमी खड़ा था उसने कहा कि वो आदमी ऐसा आपके साथ इस तरह से व्यवहार किया और आपने कुछ नहीं कहा। बोला नहीं, वो तो उसकी समस्या है ना। उसमें उसको जो तकलीफ है, मुझसे कोई जरूर निश्चित रूप से तकलीफ होगी। जो उसके भीतर भरी हुई थी वो तकलीफ अगर दूर हो जाए तो वो करे ही नहीं। उसके बिहेवियर में इसलिए है कि वो जरूर मुझसे कोई तकलीफ रही होगी, कोई मन में भावना है। तो मैं क्यों रिएक्ट करूं? तकलीफ उसकी है, मैं क्यों रिएक्ट करूं? क्या मुझे बात है, तो कोई बहुत बढ़िया तकलीफ बात। नहीं है। जी जी जी। तकलीफ नहीं। तो आप आदमी को समझने, जब तक आप उसको पूरी तरह से तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक उसकी मानसिक बनावट को नहीं समझ पाएंगे कि वो
तो इसलिए भी ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं, और कोई वजह नहीं। अच्छा, बातचीत तो हम जारी रखेंगे। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, इस बीच में डॉक्टर साहब अनन्या पाटनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं अमेरिका से। अरे वाह, आपका कार्यक्रम सुन नमस्कार रही है। नमस्कार नमस्कार। यशपाल जैन जी की सुपुत्री है, आप जानते होंगे। हाँ और हाँ हाँ। जी जी जी, राम दुलारी शर्मा जी ये जुड़ी है पौंडीचेरी से, आपका हम्म। कार्यक्रम सुन रही है। आशमा कौल जी जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, कश्मीर से हैं। आशुतोष रैना अरे जी जुड़े हैं। सब मित्र वाह, आपको सुन रहे हैं। मैं सबका अरे हृदय वाह, से आभार व्यक्त बहुत करता हूं। अच्छी बात है। बहुत आप आज जी। डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह जी को सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हो रही है, बहुत दिलचस्प बातें हो रही है डॉक्टर साहब। इसी के लिए तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था आपसे बात करने के लिए। और मुझे याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे, छोटे मतलब आकाशवाणी में थे, आप भी आते थे, जी। तो उन दिनों की कुछ कुछ यादें हैं जो आप साझा करना चाहेंगे? क्योंकि आपको बार बार बुलाया जाता था किसी भी विषय पर तुरंत लिखने के लिए। और जब हम डायरी निकालते थे, हाँ सूर्यनाथ सिंह को बुलाइए, वो तुरंत इस विषय पर लिख कर देंगे। तो कोई ऐसी घटना याद है आपको डॉक्टर साहब? हाँ, असल में क्या था, अ, मैं वास्तव में बताऊं तो रेडियो में पैसा मिल जाता था उस समय। तो पैसे का एक लोभ था, और दूसरे ये था कि उस दौर में, उस दौर में रेडियो जो था वास्तव में रेडियो था। ये एफएम वगैरह अभी शुरू नहीं हुए थे, ना ना, और बात लोग की बात है वो। सुनते थे। जी जी। हाँ, तो रेडियो लोग सुनते थे। तो जब भी मैं बहुत सारे प्रोग्राम किए मैंने रेडियो में। और मीना जी थी, मीना खरे, वो तो जब मर्जी वो ऐसे फोन करती थी। लैंडलाइन तब हुआ करती थी हमारे घर में, संजोग से लैंडलाइन नहीं, तो जब नहीं थी तो ऑफिस में फोन करती थी, ऑफिस का भी नंबर होता था। बोलती थी कल तुमको आना है, और तो तुम बताओ, लंच के टाइम में ही वो रख लेती थी रिकॉर्डिंग। तुम आ जाओ, और ये विषय फला विषय पर, क्योंकि मैं बांग्ला साहित्य पढ़ा हुआ हूँ, तो बांग्ला साहित्य के लिए उनको अक्सर रहती है कि किसको हिंदी में बोलने के लिए बुलाया जाए, तो मुझे अक्सर ही बांग्ला साहित्य की उस पर तो पकड़ ही लेते थे। तो बड़ा अच्छा रहा। मैं अनेक बार वहीं जाके, पता चला कि आधा घंटा पहले पहुंचा और वहीं लिखा, और ये अनुमान हो गया था कि मुझे 7-8 मिनट के लिए बोलना है, तो कितना लिखूंगा तो हो जाएगा, और पढ़ देता था और करके। और कोई दिक्कत नहीं हुई, एडिटिंग वगैरह से उन्होंने सुधार दिया, सब कर लिया। तो रेडियो का बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा। एक बार कविता पाठ के लिए गया था, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। अब लोग कोई क्या होता है कि कहते हैं कि कविता पाठ के लिए आ जाइए, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि मैं लिखता कहानियां हूँ, कविता पाठ के लिए आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? फिर भी अच्छा। हाँ, ऐसा ऐसा अभी भी कई लोग कहते हैं कि कविता कविता पाठ कर दीजिए, तो अ, खैर मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। तो ऐसे मेरे पास जो एक फाइल बना के रखी हुई थी पहले की कविताएं थी, लेके मैं पहुंच गया रेडियो। मुझे ये नहीं पता कि, क्योंकि पहले जब मैं रेडियो में जाता था कुछ करने के लिए, तो वहीं का वहीं लिख के, हाथ से लिख के ले गया, और वो उनको दे आया। जब ये कविताएं लिख गया, तो उन्होंने कहा कि फोटो कॉपी जो आपने कविताएं पढ़ी है उसकी। मैंने कहा अब रेडियो से निकल के जाऊंगा दूर, फोटो कॉपी करानी पड़ेगी, फिर आना पड़ेगा, मुझे तो दफ्तर भागना है। मैंने कहा आप ये फाइल रखिए, और मैं कभी फिर आऊंगा तो आपसे ले लूंगा, इसकी फोटो कॉपी करा दीजिएगा। और फिर कई साल गुजर गए, न मैं गया न कुछ, चीजें भी बदल गई, तो वो कविताएं भी रेडियो कोई की ही कि हो वो गई। ना वो फाइल कहीं मिली, कुछ भी नहीं। अच्छा। नहीं, मैं अच्छा, लेने ही नहीं गया। नहीं नहीं, अब तो और जी जी, आपने हाँ बाद में हाँ कविताओं में रुचि तो छोड़ ही दी ना। आपने फिर हाँ कथा कथा साहित्य की तरफ मुड़ गए, आप कथा साहित्य में आ गए। हाँ तो हाँ। पत्रकारिता में कैसे आए आप? आपको तो प्रोफेसर बनना चाहिए था। आपके तो इतने हाँ मतलब हाँ, आयाम खुले थे, बिल्कुल। इतना बड़ा क्षेत्र था आपके लिए। तो नहीं, पत्रकारिता में क्यों आप दिलचस्पी दिखाई ज्यादा आपने? पूरी योग्यता थी, और यूजीसी के जो भी चीजें थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमए एमए प्रीवियस करते करते मैं जेआरएफ हो गया था। अब 2 सीटें होती थी ऑल इंडिया में, जेआरएफ की 2 सीटें होती थी, बाकी नेट की होती थी 8-10। तो मैं जेआरएफ था।
उस समय। योग्यता थी पूरी, लेकिन असल में क्या हुआ कि रेडियो की एक उपलब्धि और है। मेरी पत्नी जो है वो रेडियो में न्यूज पढ़ने जाया करती थी वहाँ। वो अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी थी मैं जेएनयू से, तो हमारी मुलाकात थी। तो रेडियो ने एक ये भी मुझे दिया। अ, तो अब ये था, उनका ये था कि हमें दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाना है। हुआ भी, एक जगह मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, मैं गया नहीं। तो फिर जब दिल्ली में, तो दिल्ली में यूनिवर्सिटी कितनी है और उसमें जिस तरह की चीजें होती हैं अपॉइंटमेंट के लिए, वो मैं फुलफिल नहीं करता था। मतलब चयन के लिए जो चीजें, जो चयन समिति में लोग बैठते हैं, वो चीजें मैं अ, मेरी न तो इस तरह की कहीं पकड़ थी, न कोई ये थी, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन फिर जब विवाह हो गया, मेरी मुझे फेलोशिप मिलती थी, जब तक फेलोशिप मिलती थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर पीएचडी का वो पूरा होते ही फेलोशिप भी बंद हो गई, हमने शादी भी कर ली। तो ये था, हालांकि मेरी पत्नी को नौकरी पहले मिल गई थी मुझसे, वो पढ़ाती थी। फिर तुरंत नौकरी की जरूरत थी, तो दिल्ली प्रेस में हमने वो अर्जी दी और दिल्ली प्रेस में उन्होंने बुला लिया। पूछा कि तनख्वाह कितनी। अब मुझे तो यूनिवर्सिटी का स्केल पता था, तब 2200 का स्केल हुआ करता था। हम्म। तो 2200 में मतलब कुल जो हाथ में आते थे 5000 रुपए उस समय लोगों के आते। मैंने कहा 2200 का स्केल दे दीजिए। बोला कि यहाँ स्केल नहीं चलता है, वो ही गवर्नमेंट में चलता है। तो मैंने कहा कि इसके हिसाब से इतने 5000 रुपये बनते हैं, वो दे दीजिए। 5000 रुपये दिए उन्होंने। दिल्ली प्रेस में मैं सबसे पहले नौकरी शुरू की। फिर वहां से हिंदुस्तान टाइम्स में एक अखबार शुरू हुआ था, बच्चों के लिए शुरू हो रहा था, जिसका नाम था स्कूल टाइम्स। जी जी जी। तो वहां बल्कि मेरी पत्नी को ही सूचना थी, उन्होंने अर्जी भेजी, वहां इंटरव्यू हुआ, तो वहां सिलेक्शन हो गया। तब पत्रकारिता में तनख्वाहें बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो बल्कि यूनिवर्सिटी के लोग छोड़ के आते, तो हमें लगा कि यही तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं पत्रकार का पत्रकार रह गया और उधर यूनिवर्सिटी की तरफ गया नहीं, फिर गया ही नहीं। देखिए, ये तो अपना वो गंतव्य की बात है, जहां पर आपको जाना था वहीं पहुंच गए। अच्छा, आपने बीच में अनुवाद का जिक्र किया डॉक्टर साहब। तो जी। अनुवाद कार्य आपने काफी किया है। उसमें हाँ। आपने कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। तो बांग्ला आप जी। कैसे जानते हैं? उस पर आपका अधिकार है क्या उतना कि आपने एक भाषा से लेकर दूसरी भाषा में आपने साहित्यिक अनुवाद किया? हाँ। हाँ, अधिकार है। अच्छा, बांग्ला का भी मैंने बताया ना कि मुझे बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है, तो बांग्ला में भी मैं कभी, लोगों को लगता है कि मैं बंगाल रहा होऊंगा, मेरा परिवार बंगाल रहा होगा, तो इस तरह से बांग्ला, लेकिन कभी नहीं। बंगाल में तो पहली बार जब मैं एमफिल कर रहा था तब बंगाल गया, पश्चिम बंगाल कलकत्ता पहली बार गया, उसके पहले से बांग्ला में जानता था। उसमें एक योगदान रामकृष्ण मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी जाता था, वहां के कार्यक्रमों में, उनकी प्रार्थनाओं में मैं बैठता था। क्या बात ये बीए करने के दौरान की बात है। तो मैंने देखा कि इसके जो स्वामी जी लोग हैं, 3 भाषाएं बड़े फ्लुएंटली बोल रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। है। हम्म। मैंने कहा यार, एक दो भाषाएं तो ठीक है, एक तीसरी भाषा में मिसिंग है, तभी मैं रामकृष्ण मिशन के मतलब उसमें फिट आता हूँ। तो बांग्ला मैंने वो जो किताब आती है छोटी सी, भाषा सीखो वाली, हर भाषा की होती है, वो लिपि, उससे सीखी और खुद सीखी। और रामकृष्ण मिशन की में बांग्ला की पत्रिकाएं आती थी, उनको मिला मिला के पढ़ना शुरू किया और बांग्ला आ गया। फिर एमए जब कर रहा था, तो हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल पेपर लेना होता है, उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं जो आप ले सकते हैं। तमिल तमिल भाषा ले सकते हैं, अ, जी, तमिल ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं, लोक साहित्य ले सकते हैं। मैंने कहा लोक साहित्य। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही?
अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। नहीं, आपकी आवाज में कुछ हो रहा है। कुछ आवाज में दिक्कत हो रही है। जी, हेलो। नहीं आ रही, नहीं आ रही। हम्म, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी, मेरी आवाज आ रही है आपको डॉक्टर? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी नहीं, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं, इसको दोबारा कनेक्ट करूं? आपकी आवाज जा रही है, मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं देखता हूँ, आप बोलते रहिए आप। आपकी आवाज जा रही है सर। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, आप बोलते रहिए, मैं अपना रेक्टिफाई कर लेता हूँ। जी, ठीक बोलिए है, आप। ठीक है। ओके। हाँ, तो बात हो रही थी बांग्ला भाषा सीखने की। तो वहां से मैंने बांग्ला भाषा सीख ली। उसके बाद एमए में मैंने स्पेशल पेपर लिया, तो जो मुझे पढ़ाने के लिए जो थी शिक्षिका, अब ठीक है, हाँ अब जी आ रही जी है आवाज। जी। जी हाँ, सर, जी सर। तो जो हाँ, तो जो मुझे पढ़ाने के लिए शिक्षिका मिली वो बहुत अच्छी थी। और उन्होंने बहुत खुश हुई कि मैं बंगाल में कभी रहा नहीं और बांग्ला मैंने सीखी और ठीक ठाक सीखी थी। अ, तो उनके सौजन्य से मैंने बांग्ला साहित्य, शरद चंद्र को बांग्ला में ओरिजिनली पढ़ा और जो कोर्स में चीजें थी वो सबको पढ़ाई। तो इस ढंग से मेरी बांग्ला थोड़ी सी समृद्ध हुई। फिर जब मैं जेएनयू आया, एमफिल में एडमिशन लिया, तो मैं केदार जी के साथ मेरी पीएचडी रजिस्टर हुई थी। एमफिल एमफिल होता था तब, और फिर उसके बाद पीएचडी होती थी। तो केदार जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि तुम कोई और भाषा जानते हो? मैंने कहा कि जी मैं बांग्ला जानता हूँ। बोले कि ठीक ठाक, मतलब तुम पढ़ लिख सकते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, और चिट्ठी विट्ठी तो लिख ही लेता हूँ बांग्ला में। तो उन्होंने कहा कि तुम तुलनात्मक साहित्य पर काम करो, और तुलनात्मक में सुकांत और धूमिल, सुकांत भट्टाचार्य बांग्ला के कवि हुए, उनका, और धूमिल जो हमारे हिंदी के कवि हैं, जी जी तो जी। उनके दोनों का तुलनात्मक एमफिल किया मैंने। फिर बाद में पीएचडी में हिंदी और बांग्ला की कविताओं में मानव की परिकल्पना, क्या बात है। 60 से 90 के बीच की कविताओं का ये मेरा विषय था। तो इस ढंग से मैंने बांग्ला काफी पढ़ते पढ़ते मैं सीख गया। तो जब अनुवाद की बात थी, तो हमारे वरिष्ठ एक देवशंकर नवीन उन दिनों एनबीटी में हुआ करते थे, उन्होंने भी जबरदस्ती वो आशा पूर्णा देवी की कहानियों का एक चयन था, संकलन था, जिसका हिंदी में अनुवाद होना था। एनबीटी ने छापा था, नवनीता देवसेन ने उसको कंपाइल किया था। वो जी जी किताब भेजी गई थी, वो किताब भेजी गई थी सुरेंद्र प्रताप सिंह को, जो आज तक में चले गए थे। लेकिन वो इतने व्यस्त थे, लंबे समय से टालते रहे वो अनुवाद। उनसे सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया नहीं। तो उनसे लेके किताब मुझे दी गई और उन्होंने कहा कि नहीं तुम अनुवाद करो। तो मैंने अनुवाद किया। तो पहला अनुवाद का अनुभव यही था। फिर एनबीटी, तो मैंने एनबीटी के लिए ही बांग्ला से हिंदी में एक, अभी मैंने अपने मन से जो किताब का चयन किया वो तापस सेन
पर किया। तापस सेन जी अ, जी वो थिएटर के बड़ी पर्सनालिटी, थिएटर में लाइटिंग की। जी जी जिस जमाने में थिएटर में लाइटिंग के लिए इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, विदेशों से मंगाना बहुत महंगा होता था लाइट। उस दौरान वो टिन के कनस्तर और वो कागज की वो सब बना के और कैसे लाइटिंग करते थे, और उनका बड़ा योगदान। और विदेशों में एफिल टावर वगैरह में भी लाइटिंग की उन्होंने बाद के दिनों में। तो उनका कुछ मैंने ढूंढा, उनके संस्मरणात्मक जो लेख थे थिएटर को लेकर, तो उनको सब जुटा के और मैंने एक किताब अनुवाद की जो सेतु ने छापा है। वो मेरे मन की किताब थी और मैंने मन से अनुवाद, वास्तव में उसको पैसे के लिए नहीं किया, लेकिन रजा फाउंडेशन के सौजन्य से वो किताब छपी, सेतु प्रकाशन ने छापा। तो इस तरह से अनुवाद नहीं, में वो भी विचार है। देखिए, अनुवाद भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हमारी इच्छा है, जो जिस पर आपको भी अकादमी पुरस्कार घोषित हुआ है, पहले तो जी हमारे मित्र जो है उस पुस्तक का दर्शन करवाइए आप। आपके समक्ष है वो पुस्तक, सामने है। तो जी, ये कौतुक किताब है, है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और हमारे मित्र भी चाहते हैं कि इसमें से दो तीन संवाद, आप जो कुछ पैरा है, जो आपको आपकी इच्छा है वो सुनाइए, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि बच्चों के लिए आपने ये कैसे लिखा है, क्या लिखा है। जी, अब मैं आपको जैसे वो कर रहा था, इसमें एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। अ, जो उस ऐप के जरिए बच्चे खेल खेल में वो करते हैं, किसी को माउंट बेटन बना देते हैं, किसी को सम्राट अकबर बना देते हैं। एक छोटा सा प्रसंग आप सुनेंगे तो उससे अंदाजा लग जाएगा। जी 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 अ, और इसमें जो दो पात्र हैं उनका नाम है हृदय और अन्वय। जी जी हाँ, तो मैं पढ़ देता हूँ। हृदय और अन्वय ने तय किया कि खन्ना और सिन्हा अंकल का चरित्र बदल कर मजा लेते हैं। खन्ना अंकल हैं भी भारी भारी शरीर और भारी आवाज वाले, हिंदी में पंजाबी मिलाकर बोलते हैं। सिन्हा अंकल न तो अधिक मोटे हैं और न दुबले, सामान्य कदकाठी के। बोलने का उनका लहजा भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी मिश्रित होता है। लिंग वचन का भेद अक्सर उनका गड़बड़ रहता है। हृदय ने अन्वय से पूछा, बोलो किसे क्या बनाना है? तो खन्ना अंकल को मुगल सम्राट अकबर बना देते हैं, अन्वय ने हंसते हुए कहा। और सिन्हा अंकल को लॉर्ड माउंट बेटन बना देते हैं। दोनों इतिहास के दो छोर। वाह, चलो देखते हैं, हृदय बुदबुदाया। मगर फटाफट दोनों की फोटो मगर दोनों की फटाफट फोटो खींचो, सामने आ रहे हैं, वरना फिर उनकी पीठ ही दिखाई देगी। अन्वय ने फटाफट दोनों की फोटो खींच ली, फिर खन्ना अंकल के चेहरे से अकबर का चरित्र मिला दिया और सिन्हा अंकल को माउंट बेटन का। अब दोनों के बीच जो संवाद होता है ये है। तो दोनों लोग जब टहलते हुए, असल में दो ये जो पात्र हैं सिन्हा और खन्ना जी अंकल, वो पार्क में टहल रहे हैं, जिनको वो ये पात्र बना देते हैं बच्चे। तो जी जी टहलते हुए अचानक अचानक उनका कैरेक्टर बदल जाता है, एक लॉर्ड माउंट बेटन हो जाता है और एक अकबर हो जाता है। फिर दोनों जी, क्या बात कैसे है। रिएक्ट, जबकि वो दोनों गहरे दोस्त हैं। तो खन्ना अंकल ने कहा, यह कुदरत की कोई करामात मालूम पड़ती है, सारा नजारा ही बदला हुआ है। इससे पहले हम यहाँ कभी नहीं आए। माफ कीजिएगा बरखुरदार, क्या मैं आपको क्या मैं जान सकता हूँ कि यह जगह कौन सी है? क्योंकि उनको पता नहीं कि वो पार्क, वो कैरेक्टर बदल गया है। और वो अपने ही दोस्त से पूछते हैं। उन्होंने सिन्हा अंकल को संबोधित करते हुए कहा, जेंटलमैन, सरप्राइज तो मैं हूँ, सरप्राइज तो मैं भी हूँ। इससे पहले मैं भी यहाँ नहीं आया, मगर हम्म मैं यहाँ आया कैसे और आया क्यों? वैसे आप हैं कौन? आपसे पहले कभी मिलना नहीं हुआ। सिन्हा अंकल ने कहा, हम्म वाह, यह भी वाह, यह भी खूब रहा। अब सरजमीन हिंदुस्तान में मुझे अपना तारुफ खुद कराना पड़ रहा है।
आप दोनों तो मुझे पहचानते होंगे बरखुरदार, बताइए इन जनाब को कि मैं कौन हूँ। उन्होंने अरोड़ा अंकल और श्रीवास्तव अंकल को संबोधित करते हुए कहा। मगर अरोड़ा अंकल और श्रीवास्तव अंकल के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर उन दोनों को हैरानी से देखते रहे। खन्ना अंकल अब कुछ झुंझला से गए थे। उन्होंने सिन्हा अंकल की तरफ मुखातिब होकर कहा, कोई बात नहीं, लगता है वाकई हम किसी और मुल्क में आ गए हैं। यूं मैं अपना तारुफ खुद कराए देता हूं आपको। हम सरजमीन हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, जलालुद्दीन अकबर। हमारी रियाया हमें इज्जत से जिल्ले इलाही कहा करती है। क्या बात है, अब क्या क्या बात हाँ, अब क्या मैं आपकी शख्सियत जान सकता हूँ? है। ओह, तो वो जो बने हुए हैं वो बोल रहे, ओह, तो आप हैं मिस्टर द ग्रेट अकबर। सिन्हा अंकल मुस्कुराए। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मगर आप अभी तक डॉट डॉट। सिन्हा अंकल मुस्कुरा रहे थे। क्या आप अपनी तारीफ में कुछ कहेंगे? खन्ना अंकल के चेहरे पर नाराजगी उभरने लगी थी। मैं हूँ लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, इंडिया का वायसराय। मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत है आपको। सिन्हा हम्म। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। सिन्हा अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो वो आप हैं। लाहौल बिला कुबत, बड़े जलील है बरतानिया के लोग। कितनी मेहनत से बनाया था मैंने हिंदुस्तान को। अमनो चैन का माहौल बनाया था। कौमों के बीच का भेदभाव खत्म कर उन्हें एक धागे में पिरोने की कोशिश की थी। कितना खुशहाल हो चला था हिंदुस्तान कि तुम लोग यहाँ आ गए तिजारत करने। फिर तुम लोग इतने बेईमान निकले कि हुकूमत ही करने की ठान ली। हमारी औलादों को धोखे से मारा, उनका सब कुछ छीन लिया। खून खौलता है तुम्हें देखकर। जी करता है अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। मक्कार। खन्ना अंकल अपनी कमर पर कुछ टटोलने लगे, शायद तलवार तलवार ढूंढ रहे होंगे। सिन्हा अंकल जोर से हंसे। हुकूमत उसी की होती है मिस्टर अकबर, जिसकी बाजुओं में दम होता है। जब तक आपको बाजू जब तक आपकी बाजुओं में ताकत थी, तब तक आप शहंशाह रहे। अब आपका जमाना गया। आपकी औलादें हमारे सामने सरेंडर करती गईं, इसलिए कि उनमें अब तक ताकत बची नहीं थी। सरेंडर तो हम भी कराए, हिंदुस्तान की आवाम की ताकत के आगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आवाम किसी की गुलाम नहीं होती। वह जब तक बर्दाश्त करती है, तभी तक कोई बादशाह बना रह सकता है। क्या बात है। तो ये आगे चलता है। असल में क्या है कि इसमें कुछ घटनाएं हैं जो वो एक ऐप है, कौतुक ऐप है, जिसके जरिए आदमी का कैरेक्टर बदल दिया जाता है। उसमें किसी और का कैरेक्टर भर सकते हैं, तो वो भरते हैं। आगे चाणक्य कैरेक्टर भी आता है, एकलव्य का। लेकिन ये सब कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे से संवाद करते हैं। और इसमें आप ये बीच में पढ़ने से इसलिए नहीं मजा आएगा, ये इसको पढ़ के आपको हंसी आएगी एक तरह का। जब आप बहुत बहुत रोचकता बनाई रखी है आपने इसमें, बच्चों के लिए जो वास्तव में होना चाहिए उस तरह से आपने लिखा है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आपने तो बीच में जिक्र किया था कि अब बाल साहित्य की दशा सुधर रही है, तो लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि अभी बहुत कमी है लिखने वालों की? हम्म, नहीं, एक शिकायत जरूर रहती है जो कि वाजिब भी है। लोग कहते हैं जी। कि जो बड़े रचनाकार हैं, अभी गोविंद मिश्र जी का फोन आया। वो कह रहे थे कि भाई आप तो बच्चों के लिए आपने लिख लिया, लिखते हैं, ये अच्छी बात है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बन नहीं पाई बात। तो जो बड़े रचनाकार हैं, जो बड़े कथाकार हैं या बड़े कवि हैं, हमारे यहाँ उन्होंने बाल साहित्य पर कम लिखा है या कम कोशिश की है। शायद उसकी वजह ये है कि अ, बच्चों के लिए लिखने के लिए एक तरह से बच्चा बनना भी पड़ता है। तो जब तक आप बच्चा नहीं बनेंगे, आप असल में बच्चों के लिए लिखते हुए जैसे खुद से आप इंजॉय नहीं करेंगे। जब तक खुद से खेलेंगे नहीं, तब तक क्या बच्चों के लिए बात। लिख नहीं सकते। हाँ, तो शायद ये एक कमी होगी। जो बड़े लोग बहुत ज्यादा दार्शनिक अंदाज में चीजों को दार्शनिक ढंग से सोचते सोचते शायद बच्चों के लिए नहीं बन पाती होगी, मैं जैसा कि समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये हिंदी में है कमी। ये चीज बांग्ला और मराठी में आपको नहीं मिलेगी। बांग्ला और मराठी में लोग बच्चों के लिए, बांग्ला में तो खासकर सारे बड़े साहित्यकारों ने, आप कोई भी किसी भी नाम पर उंगली रखिए, और विपुल साहित्य है, बाल साहित्य उन्होंने लिखा है।
तो ये हिंदी में एक असंतोष की बात है जो कि लिखा जाना चाहिए, लिखना चाहिए, तो शायद और बेहतर चीजें बाल साहित्य में आए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस दिशा में आपको ये नहीं लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि बांग्ला में और मराठी में विपुल साहित्य है इस तरह का, तो अगर साहित्य अकादमी या नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से उस साहित्य का ज़्यादा से ज़्यादा अनुवाद हिंदी में करा के उनको सामने लाया जाए तो उसे समृद्ध ही होगा, कमी नहीं होगी ना उसे। नहीं, कराते हैं, एनबीटी तो कराती है, एनबीटी कराती है। और बांग्ला से तो असल में हमारे यहाँ अब ये फिर एक थोड़ा सा भाषाई राजनीति का मामला हो जाता है। हमारे यहाँ अनुवाद के उस पर देखें तो एक असंतोष की बात यह भी है कि हिंदी में तो सारी भाषाओं का खूब अनुवाद हुआ है, बड़ी बड़ी मात्रा में अनुवाद हुआ है। यहाँ तक कि सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो बांग्ला से हिंदी में अनुवाद हुआ है, इसलिए कि शायद ये दोनों बहुत नजदीक की भाषाएं हैं। उसके बाद मराठी का नंबर आता है, मराठी का नंबर आता है, लेकिन दूसरी भाषाओं से कम हुआ है, लेकिन हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता। डोगरी का भी अनुवाद हुआ है, कश्मीरी कश्मीरी से भी अनुवाद हुआ है हिंदी में, जबकि कश्मीरी कोई आसान भाषा नहीं है। कश्मीरी बिल्कुल ही एकदम, मान लीजिए कि आप तमिल और तेलुगु फिर भी मेहनत करके सीख ले, समझ ले, लेकिन कश्मीरी पल्ले नहीं पड़ती है। मैंने बहुत कोशिश की, कश्मीर में मैं काफी समय, लेकिन कश्मीर से जो लोग हिंदी में आए हैं उन्होंने अनुवाद किया है कश्मीरी का जो भी साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो पा रहा है। जैसे आप बांग्ला में जाएंगे तो हिंदी से बांग्ला में बहुत कम अनुवाद हुआ है। जी जी। हिंदी का तमिल और तेलुगु में कम अनुवाद हो पाया है, बल्कि इस मामले में उड़िया में अनुवाद अधिक आपको मिलेगा। मराठी में भी कम हुआ है हिंदी से मराठी में अनुवाद। तो एक ये है, कई बार असंतोष की बात है अनुवाद में, थोड़ा और तेजी लाने की जरूरत है। खाली हिंदी हिंदी में उससे क्या होता है कि भाषाओं का अपना नुकसान। मान लीजिए कि हिंदी में मुझे तेलुगु तो नहीं आती और मैं सीख के पढ़ूं, ऐसा संभव भी नहीं है। तो जो तेलुगु में श्रेष्ठ साहित्य मैं हिंदी के जरिए तो पढ़ पा रहा हूँ, अनुवाद हुआ है इसलिए मैं हिंदी के जरिए पढ़, तो हम तो उनकी चीजों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, उनकी बहुत सारी चीजों को ले भी पा रहे हैं, लेकिन हमारी चीजें वहां नहीं जा रही, तो उनका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। जो संस्थाएं हैं जैसे एनबीटी है या साहित्य अकेडमी है, जो दूसरी संस्थाएं हैं, बल्कि अनुवाद के लिए क्यों नहीं एक अलग से ही वो बने, एकेडमी जैसा ही क्यों नहीं तंत्र बने। भारतीय भाषाओं का जब हम भारतीय भाषा कहते हैं तो वो एक भाषा है ना, तो भारतीय भाषा के लिए जैसे एक एक एकेडमी ही क्यों ना बन जाए, एक केंद्र ही क्यों नहीं केंद्र सरकार के उस पर बन जाए, जहां पर कि सिर्फ यही काम हो। कुछ चीजें हैं लेकिन वो नहीं हो पाती हैं, तो इसको लेके थोड़ा सा असंतोष तो रहता है। नहीं, सही कहा आपने। और वर्तमान में क्या प्रोजेक्ट आपके अब चल रहे हैं लेखन के? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रोज कोई कोई अखबार कोई योजनाबद्ध तरीके से तो आप लिखते नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई प्लान। नहीं, मेरे मन में तो 25-30 साल से एक प्रोजेक्ट है जो कि पता नहीं कब उसको कर पाऊंगा, लेकिन है। हो सकता है कि वो रिसर्च का काम है। मैं असल में चाहता हूं कबीर पंथियों और बाउल बाउल जो परंपरा है बंगाल की ना, बाउल संत और कबीर पंथी, दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, और दार्शनिक, उनके जो दार्शनिक पक्ष हैं उसमें काफी सिमिलरिटीज हैं। जो वो सूफी से प्रभावित हैं, जो बाउल लोग हैं, तो कबीर में भी सूफी का, तो उन दोनों को लेके एक कुछ अध्ययन करने का है, और काफी सामग्री मैंने जुटाई हुई है। बांग्लादेश से भी बाउल के जो फकीर मोहन सेनापति मैं कह रहा हूँ, लालन फकीर थे। लालन फकीर बाउल के बड़े, और उनके बहुत सारे हजारों गीत हैं, वो सब मैंने इकट्ठा करके रखा है, बहुत सारी किताबें। अब देखें वो कब होगा। वो एक प्रोजेक्ट जो मेरा है वो तय है, बाकी तो कुछ भी तय नहीं, सब लिख देता हूँ। बाकी तो अपने अपने अपनी गति से चल रहा है, गति से चल जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और साहित्य और पत्रकारिता के अतिरिक्त
एक तो आपने कह दिया कि खाना बनाना आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब जब आप फ्री होते हैं खाना बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, और उसका जायका यहाँ तक पहुँच रहा है अब। तो और क्या और क्या रुचियाँ हैं आपको? जैसे कई लोग संगीत भी साथ-साथ में चलाते हैं, चित्रकला, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। आपके और क्या अतिरिक्त नहीं, गतिविधियाँ हैं? चित्रकला में मेरी रुचि है, और अ, अ, बड़े पेंटर्स मेरे दोस्त हैं, जिनके चित्र मैं देखने जाता हूँ। पेंटर्स हैं, और जैसे जतिन दास है, उनसे मेरा बिल्कुल मित्रता वाला संबंध है। अशोक भौमिक है, इस तरह से मेरे कई बड़े पेंटर। तो चित्रकला में रुचि है। संगीत में थोड़ा मेरा बड़ा अलग तरह की रुचि है। क्लासिकल सुनता हूँ, क्लासिकल की मेरी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जब संगीत सुनता हूँ तो मुझको क्लासिकल, और वो मेरा ही होता है, घर में और किसी को है नहीं। बच्चों में एक या तो शुद्ध रूप से पंजाबी गाना सुनता है या अंग्रेजी गाना सुनता है। मेरी पत्नी फिल्मी गाने सुनती हैं। मैं मतलब एकदम, अब ये सोचे कि मल्लिकार्जुन मंसूर जैसे लोगों को मैं घर में बजा दूं तो उनको दिक्कत हो। तो मैं जब अकेला होता हूँ तो या तो मल्लिकार्जुन हेडफोन मंसूर, लगा के सुनते होंगे आप, और क्या? हाँ हाँ हाँ, तो मैं सुनता हूँ, और मुझे रुचि है क्लासिकल म्यूजिक में। तो मैंने सुना आप गाते भी बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ही बेसुरा हूँ, और निहायत मैं बिल्कुल नहीं गा सकता। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ ये, डॉक्टर साहब, अब हम बातचीत को विराम देना चाहेंगे। आपको लग रहा है कि इस बातचीत के दौरान कुछ ऐसा बिंदु रहा है जो अभी अनछुआ है, जिस पर आपको कुछ कहना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए? हम्म, लगभग हो ही गई बातें सारी। हाँ, जी। के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, बहुत सारी चीजें चलिए, होती चलिए, हैं सुबह सुबह हमारी हाँ शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ हाँ जी। आकाशवाणी के पुराने दिन याद आ गए, और यात्राएं चलती रहें। सबसे बड़ी बात है आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। अभी आपको बहुत कुछ साहित्य को देना अच्छा, है। जो मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए, उनके लिए आप दो शब्द कहना चाहेंगे? अभी बहुत सारे मित्र जुड़े हैं आपके लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुना। अ, मैं बहुत कोई अच्छा वक्ता नहीं हूँ, तो रैना साहब ने जो जो सवाल किए उसका जो जवाब मैं दे सकता था दे पाया, जैसा भी। आप लोग इतने धैर्य से मेरी बात सुनने के लिए आए और सुना, ये मुझे बड़ी खुशी है। अ, इतनी आत्मीयता मिलती है तो निश्चित रूप से बल मिलता है। बहुत अच्छा लगा जबकि मुझे। जब और जबकि भरतदास जी ने लिखा है, बचपन के पराग की याद आ गई। वो पराग पत्रिका निकलती थी ना बच्चे, जी वो पहले जी जी, बिल्कुल पराग, बिल्कुल बिल्कुल। नंदन, ऐसी पत्रिकाएं निकलती हाँ थी। तो वो जी, कह रहे बिल्कुल बराग बिल्कुल। की याद आ रही है, तो पराग वराग तो सब खत्म हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं। अब हाँ, तो नहीं, पराग पराग तो देवसरे जी देखते थे। देवसरे जी से भी जी मेरी जी, बड़ी असल देवसर में जी हमारे यहाँ आकाशवाणी में थे ना। जी जी जी। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैं बहुत कम उम्र में बड़े बड़े लोगों से मैं मित्र कहता हूँ। अब देवसरे जी को जैसे मित्र कह रहा हूँ तो अटपटा भी लग सकता है कि कहाँ मेरी उम्र, कहाँ उनकी उम्र, अब वो तो रहे भी नहीं। लेकिन ऐसे लोग मुझे मित्र मानते थे, और तो बहुत कुछ मिला। सब कुछ दूसरों ने दिया मुझे, मेरा कुछ नहीं है। तो क्या बात है। बड़ा अच्छा लगा, सब लोग आए नहीं, और जी जी, मुझे सुना, और मुझे इस लायक रैना साहब ने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे बातचीत की जाती है। ये मेरा सौभाग्य ये है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है डॉक्टर साहब, कि आपने समय निकाला। अगर आज आपका अवकाश नहीं होता तो आप मुझे हाथ कहाँ लगते, आप तो उपलब्धि नहीं होते मेरे लिए। इसीलिए तो जी आज मुझे विशेष रूप से आज का कार्यक्रम रखना पड़ा, बुधवार को। मैं हाँ आपको बहुत अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप जुड़े हमारे साथ और जी, इस मंच बहुत की बहुत शोभा धन्यवाद। बढ़ाई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज रचना धर्व्यता कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित थे प्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह। इसके साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम मुझे संपन्न करने की अनुमति दीजिए।